Good evening, friends. Today I will discuss about G20 Summit. It means G20 Summit के बारे में मैं पूरा तो नहीं बताऊंगी, लेकिन इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो यूपीएससी, एसएससी और आपको मेनली एमटीएस, सीजीएल जैसे क्वेश्चंस में पूछने का एक अनुमान लगाया जाता है। अनुमान इट मीन्स एक गैस, एक अजम्पशंस है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन फ्यूचर। सो उसको आज हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से कौन से क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि G20 की पहला सम्मेलन कब हुआ और कहाँ हुआ। G20 का पहला सम्मेलन हुआ 1999 में, जब एशिया वित्तीय संकट हुआ था। ये एशिया वित्तीय संकट थाईलैंड, इंडोनेशिया और पाया गया था। इन्होंने अपने मुद्रा का अवमूल्यन किया और उनकी मुद्रा की अवमूल्यन होने के कारण उनकी मुद्रा में गिरावट आई और वित्तीय अस्थिरता छाने लगी, यानी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी का लक्ष्य साधा गया। और हमारा ये जो G20 वाला जो मीटिंग्स है इसको एक नाम दिया गया। G20 जो सम्मेलन है ये मुख्य रूप से, इसको पहले शिखर सम्मेलन नहीं कहा जाता था। ये एक तरीके का सम्मेलन था जब पहले केंद्रीय मंत्री और साथ में हमारे सेंट्रल बैंक के जो मंत्री है, उसके गवर्नर हैं, सिर्फ यही मीटिंग्स करते थे। यानी विदेश मंत्री और केंद्रीय मंत्री, इनके मीटिंग, यही मंत्री मीटिंग्स करते थे। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोई भूमिका नहीं होती थी। द सेकेंड थिंग्स, जब समय के बदलते अनुसार जब इसमें चेंजेस हुए तो फ्रांस, जो यूरोपीय संघ के जो अध्यक्ष है, लीडर है, फ्रांस ने उन्होंने कहा, या उनकी पैरवी पर यह कहा गया कि अब यहाँ राष्ट्राध्यक्ष की भूमिका को जगह दी जाए। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल 2008 में पहला शिखर सम्मेलन हुआ अमेरिका में। अमेरिका ने इसकी अध्यक्षता करी और 2008 में पहला शिखर सम्मेलन हुआ। शिखर सम्मेलन था, यानी पहला सम्मेलन 1999 जो सिर्फ केंद्रीय मंत्री और गवर्नर थे। फिर बाद में जब राष्ट्राध्यक्ष की भूमिका हुई तो सेकंड जो था वो शिखर सम्मेलन था, जिसमें राष्ट्राध्यक्ष मिले और वो राष्ट्राध्यक्ष थे जिसमें G7 के देश भी थे और बाकी जो कम आय वाले देश भी इसमें शामिल हुए। अमेरिका ने इसकी अध्यक्षता करी और वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका की राजधानी में, ये आयोजन किया गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब G20 समिट 2023 जो अभी हुआ है, द थर्ड क्वेश्चन है, उसकी थीम क्या थी। द थीम है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी थीम थी वासुदेव कुटुंबका, यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इसी थीम को ध्यान में रखते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको आधार बनाते हुए इस मीटिंग की शुरुआत करी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 की आवश्यकता हुई, क्यों हुई, लेकिन इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए और समय के बदलते अनुसार कब कौन सा देश इसमें ऐड हुआ और कितने देशों ने इसमें भागीदारी करी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बनता है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल 1999 में जब एशिया वित्तीय संकट हुआ तो 1999 में जब G7 के देश इसमें शामिल थे, जैसे जर्मनी हो गया, जापान हो गया, इटली है, यूएस है, यूके है और कनाडा है, ये हमारे G7 के देश थे जो विकसित थे, डेवलप्ड थे। ये पहले से ही इनकी आर्थिक व्यवस्था ठीक ठाक थी, बहुत अच्छी थी। फिर उसके बाद G7 के देश आए, लेकिन जब धीरे धीरे जैसे ही टाइम बदलता है, फिर उसके बाद हमारा रशिया इसमें शामिल हुआ। फिर उसके बाद जब 1997 में जब रशिया इसमें ऐड हुआ तब ये G8 का देश बन गया, यानी रशिया ने G7 की सदस्यता ली और ये G8 देश बन गया। रशिया 1997 में ऐड हुआ, लेकिन किसी कारणवश उसको अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ी और 2014 में उसने अपनी सदस्यता को छोड़ दिया। फिर से ये G7 का देश हो गया। फिर धीरे धीरे इसमें कम आय वाले देश भी इसमें शामिल हो गए। समय की मांग और ज़रूरत को देखते हुए अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी जो अस्थिरता आ गई थी अर्थव्यवस्था में, उसको बनाने हेतु बहुत सारे देश ने एक वैश्विक मंच को तैयार किया और वो वैश्विक मंच G20 के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि G20 2023 जो अभी हुआ था, इसमें
हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं और कुछ थीम को रखते हुए। तो वो महत्वपूर्ण बदलाव जो ग्लोबल साउथ को आगे लेकर आते हैं, उनमें महत्वपूर्ण बदलाव जो 5 बदलाव थे उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला बदलाव था हमारा अफ्रीकन यूनियन को जगह देना, यानी 55 देशों का समूह जो अफ्रीकन यूनियन है उसको स्थायी सदस्यता हमारे भारत ने दिलाई। ठीक है। द सेकंड बदलाव था वो था कि एक मतलब इस प्रोजेक्ट में भारत, सऊदी अरब और अमेरिका और इसको जोड़ने के लिए यानी यूरोप से जोड़ना, पश्चिमी एशिया को यूरोप से जोड़ने के लिए एक रेल लिंक प्रोजेक्ट इसमें शामिल हुआ। ये एक ऐसी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ऐसा तरीके का एक ट्रेड है जिसमें भारत पश्चिमी एशिया से होते हुए डायरेक्ट यूरोप से जुड़ सकता है और अपनी अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत कर सकता है और ऐसी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है। ये एक नए तरीके का ऐसा रूट है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को पश्चिमी एशिया से होता हुआ यूरोप के मुख्य बाजारों से जोड़ेगा, यानी डायरेक्ट यूरोप और इसमें अमेरिका और इसमें सऊदी अरब के ऐसे खाड़ी देश आएंगे जो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए अपनी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी यानी आगे आने वाले टाइम में अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। ये ऐसा है। और साथ ही ये भी कहा जाता है कि चीन ने बहुत पहले यूरोप से जोड़ने के लिए एक BRI प्रोजेक्ट बनाया था, यानी एक ऐसा रोड लिंक था जो डायरेक्ट यूरोप को जोड़ सकता है। तो कहा जाता है कि ये एक ऐसा सब्स्टिट्यूट होगा, यानी चीन ने ही नहीं भारत ने भी ऐसा सोचा है। ये हमारी एक कामयाबी है। सेकंड बदलाव हुआ। अब थर्ड बदलाव की बात करते हैं। तो थर्ड बदलाव था हमारा दिल्ली डिक्लेरेशन। दिल्ली डिक्लेरेशन पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सहमति जताई और बाकी सारे देशों ने भी इस पर सहमति जताई कि दिल्ली डिक्लेरेशन एक ऐसा घोषणा पत्र है जो भारत की क्षेत्रीय अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता को बरकरार करते हुए बहुपक्षीय प्रणाली पर जोर देता है। तो उस पर भी हमारे भारत और साथ में जो अतिथि थे उन देशों ने सहमति जताई है। तीसरा बदलाव। चौथा बदलाव, फोर्थ चेंजेस जो हुआ, चौथा परिवर्तन कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, हमारे भारत ने इसकी घोषणा करी। ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस क्या है? इसमें मुख्य 3 देश शामिल है, भारत, ब्राज़ील और अमेरिका। ये तीनों देश मिलकर क्या करेंगे? ये तीनों देश मिलकर आगे आने वाले भविष्य में एक ऐसा लक्ष्य साधेंगे कि कार्बन का उत्सर्जन का 0% यूज़, यानी कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो, उसका 0% हो और साथ में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए। ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है। जो 5वां परिवर्तन है यानी 5th बदलाव जो किया इसमें कि टाइम जब बदला और पिछला जो टाइम था उसमें युद्ध, जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, तो उस टाइम आपसी विश्वास की कमी थी, रूस की आलोचना की जा रही थी। तो उस आलोचना या उस विश्वास की कमी को दूर करते हुए आपसी विश्वास पर उन्होंने एकत्रित होते हुए अपना एक घोषणा पत्र जारी किया कि अब हम विश्वास की कमी को दूर करेंगे। ऐसे देशों के बीच में से डिक्लेरेशन करी और ऐसी परियोजनाएं स्थापित की। ये था G20 समिट जो 2023 यानी अभी हुआ है 9 या 10 सितंबर, दोनों ही डेट को। और उन डेट्स पर करने के बाद भारत ने अपने लिए जो 5 बेनिफिट्स हैं जो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था यानी 20 देशों की अर्थव्यवस्था से अब देखे जा सकते हैं। अब जो हमारा अफ्रीकन यूनियन यहाँ पे शामिल हुआ है तो ये G20 से ये G21 बनने वाला है, G21 बनने वाला है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इस G20 में जो है ये शिखर सम्मेलन है, इसमें शेरपा भी होते हैं। अब शेरपा कौन होते हैं, इसके क्या काम होते हैं? शेरपा मुख्यतः इसका जो चुनाव होता है वो राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है, वो राष्ट्राध्यक्ष द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होता है। शेरपा का मुख्य काम होता है जब भी कोई भी शिखर सम्मेलन होने वाला होता है तो उनके लिए एजेंडा तैयार करना और उस एजेंडा में जो मुख्य मुद्दे उठाए जाते हैं उसके लिए
मीटिंग्स होती हैं पहले, तो उन मीटिंग्स का पर्यवेक्षण करना, उसकी समीक्षा करना, उनका मूल्यांकन करना हमारे शेरपा का काम होता है। अब शेरपा एक तरह का डिप्लोमैट कहा जाता है भारत का। अब जो हमारे वर्तमान शेरपा हैं, वो हमारे वर्तमान शेरपा अमिताभ कांत हैं, जो नीति आयोग के CEO रह चुके हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अब हमारा क्वेश्चन है कि G20 में अब तक कितनी बैठकें की गई हैं भारत की तरफ से। तो भारत की तरफ से 200 से ज़्यादा बैठकें और 60 शहरों में करीब की गई है, यानी 200 से ज़्यादा बैठकें 60 शहरों में की गई है। अब हम G20 की कार्यप्रणाली पर नज़र घुमाते हैं। तो कार्यप्रणाली यानी फंक्शन में देखा जाए तो G20 में 2 भागों में उसको बांटा है। एक उसको ट्रैक कहते हैं। पहला ट्रैक है वित्त ट्रैक और दूसरा ट्रैक है शेरपा ट्रैक। वित्त ट्रैक में कौन होते हैं? वित्त ट्रैक में हमारे वित्त मंत्री केंद्रीय बैंक के गवर्नर होते हैं, जो कार्यभार संभालते हैं, और काफ़ी देशों के ये केंद्रीय गवर्नर, बैंक के सेंट्रल बैंक के गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर इसमें शामिल होते हैं। और नेक्स्ट शेरपा ट्रैक, हर एक देश का अलग अलग शेरपा होता है, वो राष्ट्राध्यक्ष द्वारा चुना जाता है। जैसे मैंने पहले बताया, शेरपा का काम होता है मीटिंग्स का मूल्यांकन करना, उसकी समीक्षा करना, उनके लिए यानी सम्मेलन के लिए एजेंडा तैयार करना कि मुख्य मुद्दे कौन कौन से होंगे। एक तरह से डिप्लोमैट होता है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस G20 2023 के शिखर सम्मेलन में अभी ऐसे कौन से 2 राष्ट्राध्यक्ष थे जो शामिल नहीं थे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पति यानी हमारे व्लादिमीर पुतिन जी इसमें नहीं थे। उन्होंने अपने विदेश मंत्री को भेजा था, जिसका नाम है सरगाई लावरोव। द सेकेंड इज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग यहाँ नहीं थे। इन्होंने अपने प्रधानमंत्री को भेजा था, जिनका नाम है ली कीयांग, और ली कीयांग की ये पहली भारत यात्रा थी। सो बाय। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये मेरे वीडियोस के यानी G20 से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो उसकी हिस्ट्री बैकग्राउंड से कवर करते हुए प्रेजेंट टाइम के सिनेरियो को बताते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू watching my channel. Bye. And thank you watching my video. Bye bye. See you.